गुड मॉर्निंग सभी लोग। आज हम आप लोगों को जो गणित का चैप्टर लास्ट वाला चल रहा था उसमें हम प्रमेय सिद्ध कराएंगे। मैंने आज दो पहले इम्पॉर्टेंट प्रमेय ली हैं, उनको हम सिद्ध कराएंगे। तो पहली हमारी है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, पहले इसे सिद्ध कराएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद दूसरी आती है हमारी कि जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। यह सिद्ध कराएंगे। तो ये दो प्रमेय आज हम सिद्ध कराएंगे, उसके बाद अगली प्रमेय लेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग उसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल मल्टी यूनिटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी लोग। आज हम जो पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रमेय बताई थी उनमें से हम पहली सिद्ध कराने जा रहे हैं। पहली प्रमेय है सिद्ध करो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तभी इसको हम सबसे पहले करा दे रहे हैं। और जितनी प्रमेय पीछे दी थी सभी हम धीरे धीरे सभी करा देंगे, आप लोगों को सिद्ध करा देंगे। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध करो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो वृत्त की बात कही गई है, तो इसमें क्या हम करेंगे, पहले वृत्त बना लेंगे, फिर अर्धवृत्त में उसका कोण बनाएंगे। उसको क्या दिखाना है, हम लोगों को समकोण दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे। ये मैंने वृत्त बना लिया और अर्धवृत्त बना लेंगे, आधा आधा कर लेंगे इसको, केंद्र से व्यास डाल लेंगे। व्यास के बाद में अर्धवृत्त में कोण बना देंगे। कहीं पे बना दो ऐसे कोण, वो अर्धवृत्त में कोण हो। तो जब अर्धवृत्त में हम कोण कोई बनाएंगे तो वो कैसा दिखाना है, हमको समकोण दिखाना है। ये कोण कैसा दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। इसको व्यास ए बी मान लेंगे हम, और यहाँ पे इसको हम P बिंदु मान लेंगे। तो ये 90 हम कैसे दिखाएंगे, इसको सही से समझ लीजिए। सबसे पहले तो क्या दिया गया है ये नोट करेंगे। दिया है में क्या नोट करेंगे, हम कहेंगे कि एक वृत्त है जिसमें एक अर्धवृत्त में बना कोण है, जिसको क्या दिखाना है हमें, कि सिद्ध करना है हमें कोण APB 90 अंश सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। इसको O मान लेंगे, केंद्र को, केंद्र O है। वृत्त तभी होगा जब केंद्र होगा, तो केंद्र O ले लिया। और क्या है, व्यास AB है। बिना व्यास के अर्धवृत्त कैसे बनेगा, तो व्यास भी दिया गया होगा जब बनाएंगे हम। व्यास कितना है, AB। व्यास जो है वो AB है, व्यास AB है। और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है हमको, कोण APB 90 अंश सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, कोण जो A और जिसको पूछता है उसको बीच में रखते हैं, तो APB कह सकते हो या BPA कह सकते हो। तो APB बराबर क्वेश्चन मार्क, या ये दिखाना है हमको क्या, समकोण है। क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे क्योंकि कह रहा है उसमें सिद्ध करना है कि समकोण है। समकोण का मतलब ये 90 दिखाना है। कोण APB बराबर कितना, कोण APB बराबर 90 दिखाना है, 90 अंश। तो इसको हम 90 अंश कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम पेपर में यह काम कर लेंगे। क्या दिया गया है नोट कर लेंगे, और उसके बाद में सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है हमने सिद्ध करना चालू कर दिया, तो हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखते हैं, शुरू करते हैं अब सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे लिखेंगे, एक ये बड़ी चाप है, एक ये बड़ी चाप है APB, और एक बड़ी चाप है ये AB। अब AB जब कहेंगे तो रेखा हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु मान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम यस, या कुछ भी मान लो। तो ये चाप क्या हो गई, अब चाप का नाम हम दे सकते हैं ASB। तो कोण हमारा जो एक APB कोण हो गया, एक कोण ये बन रहा है हमारा AOB। अब AOB इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो ये AOB कौन सा कहेंगे हम,
एस चाप द्वारा, यानी कि ए एस बी चाप द्वारा। तो हम ए एस बी चाप द्वारा जो कोण ओ है वो कितना है, सरल रेखा पर कोण है, तो ये कितना होगा 180 अंश होगा। तो हम लिखते हैं यहां पे चित्र में क्या है, चाप ए एस बी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण क्या कहेंगे, इसको कोण का नाम क्या देंगे हम, कोण ए ओ बी नाम देंगे। कितना है, सरल रेखा पर है, हमने पढ़ा है कोई ऋजु रेखा पर कोण बना हो उसे वो कितना होता है 180 अंश होता है। ये सब छोटी छोटी बातें याद नहीं होंगी तो प्रमेय भी सिद्ध नहीं हो सकती हैं। तो क्या करेंगे हम, आंतरिक कोण कितना है, ए ओ बी बराबर 180 अंश है, यह हो गया। इसको समीकरण 1 दे देंगे हम। अब क्या करेंगे हम, एक चीज हम जानते हैं वो सबको जानना जरूरी होगा, और जो हम कक्षा 10 में या पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी केंद्र पर कोण बना हो तो परिधि पर जो कोण बना होगा उसका आधा होगा, या परिधि पर बना कोण हमने बहुत पहले बता चुके हैं, यह परिधि होती है, यह क्या है, परिधि है, यह क्या है, केंद्र है, और यह व्यास है। तो केंद्र पर जो कोण बना होता है वो किसका दोगुना होता है, परिधि पर बने कोण का कितना होता है, दोगुना होता है। यह बात यहाँ पे लिखी जाएगी, इसी से हम सिद्ध कर देंगे कि ये वाला कोण कितना होगा 90। अब साफ साफ दिख रहा है अगर ये 180 है तो प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से स्पष्ट रूप से प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि ये 180 है तो ये कितना होगा 90 होगा, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से कितना होता है, आधा होता है। परिधि पर बना कोण ये आधा होता है और इससे ये कितना होता है, दोगुना होता है। तो ये यहाँ पे हम बात लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, या परिधि पर लिख लेंगे यहाँ पे, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से आधा होता है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है। यहां क्या हो जाएगा, दोगुना होता है, इसी की उल्टा प्रमेय हो जाएगी। अगर ये आधा है तो ये कितना हो जाएगा, इससे दोगुना हो जाएगा, इससे ये आधा है। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः, क्या लिख देंगे, जो कोण ये वाला है ए पी क्यू, ए पी बी, तो अतः कोण ए पी बी बराबर कोण ए ओ बी, और इसका क्या है, आधा है, तो बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है समीकरण 1 से 180 बटे 2, काट दो 9 बार, 2 ने 18, 0 आ गया, 90 अंश आ गया। तो कोण ए पी बी का मान कितना आ गया, 90 अंश आ गया। हमें यही सिद्ध करना था कि कोण यह जो है वो कितना है, 90 है। अब आगे लिख देंगे 90 को क्या कहते हैं, समकोण। तो अर्धवृत्त में जो कोण मैंने लिया था वो कितना आ गया, 90 अंश आ गया। 90 अंश का मतलब ये कोण जो है वो समकोण हो गया। इस प्रकार से इस प्रमेय को करेंगे, और यहाँ पे ये भी लिख देंगे यूजिंग वन मतलब हमने समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पे किया है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे यूज किया मैंने, यूजिंग वन, या यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो आप लोग कि समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, और इस प्रकार से आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई। ऐसे ही अगली भी हम कराएंगे बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो अगली अब देखते हैं अगली प्रमेय कौन सी है, उसको कराते हैं। तो अब हम अगली प्रमेय जो है प्रमेय नंबर 2, इसे हम सिद्ध कराएंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें यह सिद्ध करना है, यानी कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो क्या करेगा, जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करेगा। हमें यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो सवाल में हमें जो सिद्ध करना है उसमें जो हमें दिया गया है वो पहले हम चित्र उसी का बनाते हैं, और साथ में उसको हम दिया हमें नोट करते हैं। तो क्या होगा, पहले वृत्त की बात कही गई तो वृत्त जरूर बनेगा, तो वृत्त हम बना लेते हैं। पहले ये वृत्त बना लिया, इसके बाद में
वृत्त के केंद्र, इसका केंद्र होगा, से जीवा पर, जीवा होगी, आप लोग जानते हैं जीवा क्या होती है, जो केंद्र से ना जाए उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो ये जीवा हो गई। जीवा पर लंब कह रहा, हम जीवा पर लंब डाल देंगे, लंब का मतलब 90 अंश पे डाल देंगे। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो ए बी, और इसको नाम ओ दे दो, इसका नाम यम दे दो। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, यानी कि जीवा पर जो लंब मैंने डाला है ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यह सिद्ध करना है। तो इसमें हम कुछ सबसे पहले नोट करेंगे, दिया है। तो क्या दिया गया है, दिया है, नोट करते हैं, एक वृत्त दिया गया है। देखो वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। और क्या दिया है, लंब डाला गया है, ओ एम लंब है। पहले जीवा लिख लेंगे, जीवा पर लंब डाला जा रहा है तो क्या लिखेंगे, तथा जीवा क्या है, ए बी है, तथा जीवा ए बी है। ए बी जीवा लिखिए, जीवा का नाम लिख लिया ए बी, और इस पे क्या डाला है, लंब डाला जा रहा है, जिस पर ओ एम लंब है, जिस पर मतलब जीवा पर, जिस पर ओ एम क्या है, लंब है, ये लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें रचना करनी पड़ेगी। इस वृत्त को, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। अभी जो पिछले मैंने प्रमेय की थी उसमें हमें कोई रचना नहीं करनी पड़ी थी, इसलिए रचना हेडिंग नहीं पड़ी थी। इसमें क्या रचना करनी है हमको, इसमें रचना यह करनी पड़ेगी, हमें त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो हम त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे, ओ ए को मिलाएंगे और ओ बी को मिलाएंगे, ओ ए और ओ बी को मिला देंगे तो हमें किसका निर्माण हो जाएगा, ये ओ ए और ओ बी को मिला दिया मैंने। अब ये त्रिभुज बन गए, ये डैश डैश रखेंगे क्योंकि अपने पास से रचना की है, ये दिया नहीं गया था, ये अपने पास से रचना की है। ओ ए और ओ बी को मिलाया तो रचना में ये लिखा जाएगा, रचना हेडिंग क्या पड़ेगी, पहले सिद्ध क्या करना है ये लिख लेंगे हम, सिद्ध करना है, दिया है फिर सिद्ध करना है। सिद्ध हमें यह करना है कि ए एम जो है वो बराबर है एम बी के, ए एम बराबर एम बी। देखिए चित्र के अनुसार मैंने ये लिखा है, चित्र में ए बी जो क्या है, जीवा है, तो ये दोनों बराबर दिखानी है हमको। ए एम जो है वो एम बी के क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रचना करनी पड़ती है हमको। तो पहले रचना कर ली मैंने, रचना भी लिख लेंगे। रचना में मैंने क्या किया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए व ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, जो कि क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देख लीजिए ये ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हेडिंग पड़ेगी हमारी उपपत्ति। अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में बहुत अच्छी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सर्वांगसम वो होता है जिसे सर्वांगसम दिखाना हो उसमें प्रत्येक जो अंग है वो समान होता है। सर्वांगसम, सर्व में सभी, अंग मतलब अंग और समान, सर्वांगसम, सब मतलब समान। तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। तो त्रिभुज में कितने अंग होंगे, 6 हो गए, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तो ये 6 कब बराबर होंगे, त्रिभुज में जब कोई भी 3 अंग बराबर हो जाएं तो सभी बराबर होते हैं, वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। किसी त्रिभुज हैं, कोई 2 त्रिभुज हैं, उनमें यदि 3 चीजें बराबर हो जाती हैं तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो हम देखते हैं इसमें कोई 3 चीज ऐसी ढूंढते हैं जो बराबर हों, जिससे हम कह सकें कि यह त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति में लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। चित्र से क्या स्पष्ट है,
तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम? उपपत्ति में लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज क्या है? ए एम ओ तथा त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ लिख लो, बी एम ओ में चित्र से स्पष्ट है त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज बी एम ओ में क्या है? देखो नीचे लिखते हैं हम, क्या है यहाँ पे देख लो सब लोग। ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। और ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या हैं? दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी हैं, तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। क्या चीज स्पष्ट हो रहा है कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। आगे लिखेंगे क्यों बराबर हैं, लिख देंगे क्योंकि त्रिज्याएं हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, इसीलिए ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में हमने एक चीज तो बराबर दिखा दी, और दूसरी भी चीज देख लीजिए यहाँ पे क्या बराबर दिख रहा है आप लोगों को, चित्र से ही सब दिख रहा है। ये भुजा जो OM है वो किसकी है? इस त्रिभुज की है और इस त्रिभुज की भी है, तो ये कॉमन भुजा है। कैसी है? कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो OM जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे लिख देंगे OM बराबर OM, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ है। कैसी भुजा है ये? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट दो चीजें दिखा दी मैंने, अब एक और चीज दिखानी है जिससे हम कह सकें कि त्रिभुज OMA और OMB क्या है? सर्वांगसम है। तो हम क्या करेंगे? एक और चीज इसमें साफ नजर आ रही है, क्या? कोण। ये कोण जो है 90 अंश का है। ये हमें प्रमेय में दिया ही गया था कि लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो OM क्या है? लंब है। तो हम क्या लिख देंगे? कोण AMO, कोण AMO बराबर है कोण OMB। ये बराबर क्यों है? यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि OM जीवा पर क्या है? लंब है। OM जीवा पर लंब है। तो जो चीज हम बराबर दिखाएंगे उसके सामने कारण भी लिखेंगे कि क्यों ऐसा, क्यों हम लिख रहे हैं ये। अब तीन चीज बराबर होंगे, अतः त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अतः त्रिभुज AMO और OMB क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज AMO बराबर सर्वांगसम होगा। क्या होगा? त्रिभुज AMO जो है वो सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज OMB के। सर्वांगसम का निशान ऐसे लगता है, ये याद रखना। अब सर्वांगसम दिखा दिया मैंने। सर्वांगसम का मतलब तीन चीजें कोई समान है तो सर्वांगसम, सभी अंग समान होंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इन त्रिभुजों में AM जो है वो MB के बराबर होगा। AM जो है वो MB के बराबर होगा। लिख देंगे अतः, या तो करके लिख दो, तो AM जो है वो MB के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो गई। नीचे हिंदी भी में लिख सकते हैं आप लोग, यहां तक भी सिद्ध हो गई, यह भी सही है, वरना हिंदी में भी लिख सकते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इससे यह सिद्ध हो गया, दो बराबर भाग आ गए। तो इस प्रकार से यह भी प्रमेय कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट अगली प्रमेय जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इनको सही से आप लोग समझिएगा और वर्क कंप्लीट करिएगा, और वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट करते रहिएगा और वर्क कंप्लीट करिए। धन्यवाद। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस।